हेलो स्टूडेंट। तो अभी मैं इस वीडियो में आपके लिए जो है ये 11 जनवरी 2019 जेईई मेंस एनटीए का जो क्वेश्चन पेपर है, इवनिंग शिफ्ट का मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। इसके कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूं आपके लिए। तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन नजर आएगा, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर एक बेंजीन रिंग है और उसके पास एक एस्टर ग्रुप लगा हुआ है और नीचे एक कॉन्जुगेटेड कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है और उसको Br2 के 1 इक्विवेलेंट के साथ मिथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं। तो आपने जैसे पढ़ा है कि ब्रोमीन जो है किसी पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, लाइक वाटर होता है, मिथेनॉल होता है, बेंजीन रिंग पे भी जाकर के अटैक कर जाता है। बट यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की वजह से स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड है। इट्स नॉट लाइक फिनॉल और अमीन टाइप का जिसमें पॉली ब्रोमिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हमें चूज करना है कि क्या हमारा इंपॉर्टेंट जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसका, वो हमें ढूंढना है। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पे, तब तक मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर जो है, देखिए आप ध्यान से क्या क्या है। ये Br2 का एक ही इक्विवेलेंट है और Br2 को जो है हम एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह कंसिडर करेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो गया हमारा। अब इसके अंदर जो है न्यूक्लियोफिलिक साइट्स को हमें ढूंढना है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये हमारा डबल बॉन्ड जो है न्यूक्लियोफिलिक है और ये जो बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रॉन रिच है, ये बेंजीन रिंग जो भी न्यूक्लियोफिलिक हो गया है। लेकिन इस बेंजीन रिंग पर जो ये एक सी डबल बॉन्ड ओ जो लगा हुआ है, ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से बेंजीन रिंग पर जो है फर्दर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग पर तो अटैक हम नहीं कराएंगे। ये माइल्ड डीएक्टिवेटिंग है। अगर OH ग्रुप होता है ना, अमीन ग्रुप होता, फिनोलिक ग्रुप होता, तो हम कह सकते थे कि ये स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है। तो यहां पे आप भूल जाइए कि बेंजीन रिंग पर हमें अटैक कराना है। बेंजीन रिंग पर हम अटैक नहीं कराएंगे। तो दूसरी हमारे पास में जो अल्टरनेट न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया है। अब इसका ब्रोमीन का एक ही इक्विवेलेंट है, तो डबल बॉन्ड पर तो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, एडिशन हो जाता है। यहां पर अगर अटैक होता है तो सब्स्टिट्यूशन होता है, ब्रोमीन अंदर जाता है, H+ बाहर निकलता है। तो ये जो भी आपके पास में एक ऑप्शन नंबर, अगेन देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 जो दिख रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में बेंजीन रिंग पर अटैक करा दिया है। एग्जामिनर जो है जस्ट चेक करना चाहता है कि बच्चा जो है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे और इसकी मेटा पोजीशन पे अटैक कराएगा, तो यहाँ पे लगा सकता है, या इसकी पैरा पोजीशन पे और इसकी मेटा पोजीशन पे अटैक कराएगा। लेकिन ये डीएक्टिवेटेड है तो इसलिए वहां पर रिएक्शन नहीं होगी। तो अगेन देखिए, वापस से हम समझ लेते हैं। ये तो हम समझ चुके हैं कि ये बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है नहीं होगा। वो ये जो साइड चेन हमारे पास में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक है, तो इस पे इसका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो जाएगा। अब इसका जब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा तो ब्रोमीन जो है कहां पर अटैक करेगा, हमें ये देखना है। तो ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। तो ये मीजोमेरिकली इस पाई बॉन्ड को इधर पुल करेगा, इंडक्टिवली भी इधर ही पुल करेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास में विड्रॉइंग इफेक्ट जो लगेगा, तो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ पे जो है हमें माइनस बनाना होगा, यहाँ पे माइनस बनाना होगा और यहाँ पे जो है प्लस बनाना होगा। ये इस टाइप से जो एक इफेक्ट लग रहा है, तो सीधा सीधा नजर आ गया हमें कि जहां पे प्लस होगा वहां पे मिथेनॉल का अटैक हो जाएगा और जहां पर माइनस होगा वहां पे ब्रोमीन का अटैक हो गया। बहुत इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है एक हमारा साइक्लिक हेलोनियम टाइप का इंटरमीडिएट बनता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कॉन्जुगेटेड है, तो इसके अंदर कॉन्जुगेट एडिशन टाइप का भी हो सकता है। ये यहाँ पे जो है हमारा ग्रुप एज इट इज प्लेस्ड है, हम इसको बना लेते हैं, जस्ट न्यू आइडिया टाइप का है। ये यहाँ गया और ये यहाँ आया, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टाइप का।
बहुत इजी तरीके से हमें सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए और उनको अप्लाई बिल्कुल इजी तरीके से करना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस और ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस, सॉरी, और ये यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन चुका है, तो प्लस माइनस यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो है हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है मिथेनॉल का अटैक हो जाएगा, और फिर उसके बाद में जो है ये हमारा पॉजिटिव पार्ट यहाँ आकर के जब ये वापस आएगा तो यहाँ आ जाएगा। तो आई मीन टू से कि पोलराइजेशन जो है वो यहाँ हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। एग्जाम में तो हमें डायरेक्टली जस्ट ऐसे ही विजुलाइज करके हमें आंसर करना होता है। तो यहाँ पे हम मिथेनॉल को लगाएंगे, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है एल्कीन पर जब हम एडिशन कराते हैं, बट यहाँ पे उस साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन के बनने की पॉसिबिलिटी जो है वो कम होगी, और इसमें एंटी एडिशन होता है। तो एंटी एडिशन के अंदर ये हम यहाँ पे, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया कि ये एक ऐसी स्पीसीज है, इस स्पीसीज के थ्रू जो है रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो ये ऑप्शन ढूंढिए, ये ऑप्शन कहां पर है, ये ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ये कंपाउंड गिवन है इन द फॉलोइंग कंपाउंड द फेवरेबल साइट और साइट्स फॉर प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करना है हमें, तो H प्लस का अटैक कराना है। तो H प्लस का अटैक जो है मोस्ट फेवरेबल कहां पर होगा ये चूज करना है। तो जहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वहां पे मोस्ट फेवरेबल अटैक हो जाएगा प्रोटॉन का। प्रोटॉन इजीली अटैक कर जाएगा क्योंकि प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये जो अभी हमने वेरियस बेसिस के स्ट्रक्चर्स बनाए थे डीएनए और आरएनए के, उसी में से कोई एक है ये। तो एक पेपर के अंदर उनका यूज किसी और तरीके से हो रहा है, दूसरे पेपर के अंदर इनका यूज किसी और तरीके से हो रहा है। तो ये इफ यू रिकॉल, यू कैन रिकॉल कि ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो है आपका कौन सा वाला स्ट्रक्चर है। यस, एडिनिन स्ट्रक्चर है आपका ये। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। ये सबके लोन पेयर हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारा लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज हो रहा है। डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर मेक इट लेस बेसिक एज वेल एज लेस न्यूक्लियोफिलिक। ये वाला जो लोन पेयर है वो भी डीलोकेलाइज हो रहा है, दूसरी साइड में डीलोकेलाइज हो रहा है। तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर मेक इट लेस बेसिक एज वेल एज लेस न्यूक्लियोफिलिक। तो इन दोनों को आप छोड़ दीजिए। इन दोनों के अलावा बाकी जो भी लोन पेयर है वो जो है फेवरेबल है, ये लोकेलाइज्ड है। ये लोन पेयर जो है लोकेलाइज्ड है, ये लोन पेयर हमारा लोकेलाइज्ड है, ये लोन पेयर जो है वो लोकेलाइज्ड है। तो इनकी कुछ पोजीशंस जो है मार्क्ड है, ये बी है और ये सी से मार्क्ड है और ये जो है वो डी से मार्क्ड है। और ए और ई जो है नॉट सुटेबल, नॉट फेवरेबल फॉर प्रोटोनेशन बिकॉज ऑफ देयर डीलोकेलाइजेशन। सो डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक ए कंपाउंड लेस बेसिक एज वेल एज लेस न्यूक्लियोफिलिक। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर ये जहां पे भी आपको बी, सी और डी नजर आ रहे हैं वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है। द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 2 इज एलोस्टेरिक इफेक्ट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, रिसेप्टर, पॉइजन। आइटम 2 के अंदर मॉलिक्यूलर बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, मॉलिक्यूलर crucial for communication in the body, molecule binding to a site other than the active site of enzyme, molecule binding to the enzyme covalently। ये जो एक ड्रग एक्शन है कि हमारी बॉडी के अंदर ड्रग का एक्शन कैसे होता है या पॉइजन का एक्शन कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म को लेकर के यहाँ बनाया हुआ है। देखिए एक बड़ा मतलब कॉमन सा, जस्ट मैं कह सकता हूँ बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है एक ऑप्शन को देखने के लिए। जैसे रिसेप्टर है, रिसेप्टर बेसिकली क्या होते हैं, कुछ जो सिग्नल्स है वो रिसीव करते हैं, रिसेप्टर हो गया ये। तो रिसेप्टर जो है मॉलिक्यूल क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन इन दी बॉडी हो जाएगा। ये तो श्योर है कि सी और क्यू के बीच में एक डेफिनेट रिलेशन होगा, मैचिंग होगा। तो सी और क्यू को अगर आप देखोगे तो वो आपको ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में ही नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 में ही नजर आ रहा है। तो रिसेप्टर का मतलब है वो कुछ रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब बाकी जो है आपके पास में एलोस्टेरिक इफेक्ट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और पॉइजन का जो है क्या इफेक्ट होता है।
तो ये जो एलोस्टेरिक इफेक्ट होता है, बेसिकली सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू दी एंजाइम्स एक्टिव साइट। एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स होती है वहां पे ड्रग को जो है बॉन्ड बनाना चाहिए, वहां पे वो बॉन्ड नहीं बनाते, वहां किसी डिफरेंट पोजीशंस पे जो है एंजाइम्स के जो डिफरेंट साइट्स है वहां पर बॉन्ड बना लेते हैं। इससे उस एंजाइम का शेप जो है वो चेंज हो जाता है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एलोस्टेरिक इफेक्ट। तो ये ए जो है, ए के लिए जो है हमारा, अगर हम देखेंगे तो इस टाइप का हमें सोचना है कि कहां लिखा हुआ है कि सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड, मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग टू ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग टू दी साइट्स अदर देन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो ए के लिए आर हो गया, और सी के लिए हम पहले ही पिकअप कर चुके हैं क्यू होगा, तो बेस्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो ए का मतलब हो गया एलोस्टेरिक इफेक्ट का मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग टू ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंड बी के अंदर आ जाएगा हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दैट इज मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। रिसेप्टर, एज आई टोल्ड यू, मॉलिक्यूल्स क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन इन द बॉडी हो गया, एंड पॉइजन जो है बेसिकली मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग टू द एंजाइम कोवेलेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच गैस इन एयर कैन कॉज स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स। इस क्वेश्चन का ऑर्गेनिक से कोई लेना देना नहीं, बट एक जस्ट क्वेश्चन जो है कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ गया। तो सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एयर में जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये जो है स्टिफनेस कॉज कर देती है फ्लावर बर्ड्स के अंदर, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, एक रिएक्शन गिवन है, साइड चेन गिवन है, और फिर उसको हम HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, फिर AlCl3 एनहाइड्रस के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, और हमें देखना है कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पे कि इस क्वेश्चन का क्या अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। तब तक मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास में एक फिनोलिक कंपाउंड है विद एल्कीन साइड चेन। तो यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। यू नो वेरी वेल दैट दिस डबल बॉन्ड इज न्यूक्लियोफिलिक ड्यू टू दी पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो हमारा HCl है वो एक पोलर रिएजेंट है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को सेपरेट अगर हम करते हैं तो H+ and Cl- आएगा, और ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग जो है वो भी एक न्यूक्लियोफिलिक ही पार्ट है, बट इस H+ का बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं होगा, क्योंकि H+ का अटैक करोगे तो वापस से H+ ही बाहर निकलेगा, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस न्यूक्लियोफिलिक पार्ट पर ये H+ का एडिशन हो जाएगा, HCl का एडिशन हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो इजीली हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमने HCl का यहाँ पे एडिशन कर दिया है। तो ये एक हैलाइड बन गया है, 2 डिग्री हैलाइड। अब इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है इस Cl- को यहाँ से हटा देगा। तो Cl- जब यहाँ से हट जाएगा तो एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन टाइप का बनेगा, और ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल है, कंपैरेटिवली 2 डिग्री है, और इसमें फर्दर कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि 2 डिग्री में ही जा सकता हो। सो अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोकेटाइन है ये जो है न्यूक्लियोफिलिक बेंजीन रिंग पर अटैक कर जाएगा। तो अगेन अगर हम चेक करेंगे तो ये जो पॉजिटिव है हमारा, इसको इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है, और ये जो बेंजीन रिंग है वो न्यूक्लियोफिलिक है, और यहाँ पे साथ में जो OH है वो भी न्यूक्लियोफिलिक है। तो अपनी ये नियरेस्ट पॉसिबल पोजीशंस जो है उस पर जाके अटैक कर जाएगा। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक, नियरेस्ट पॉसिबल पोजीशंस पे जाके अटैक करेगा। तो नियरेस्ट पॉसिबल पोजीशंस को अगर आप देखोगे तो ये जो वेरियस पोजीशंस हैं, ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, ये यहाँ पर अटैक कर सकता है, और ये यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि O के पास भी लोन पेयर, ऑल्दो इट इज डीलोकलाइज्ड दैट मेक इट लेस न्यूक्लियोफिलिक, बट हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हम देखेंगे रिलेटिवली तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड है। अभी प्रीवियस
वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि दो ग्रुप के बीच में तीसरे ग्रुप की एंट्री डिफिकल्ट होती है, तो फर्दर वहां पे अटैक नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ पे जो है हमारा अटैक कर जाएगा। इसके अटैक करने से एक रिंग का फॉर्मेशन होगा, उस रिंग का साइज 1 2 3 4 एंड 5 होगा, एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। और यहां पे अटैक के पीछे एक ये ड्राइविंग फोर्स भी है, ये जो OH है, यू नो वेरी वेल, इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, OP डायरेक्टिंग, तो ये भी इसको ड्राइव कर रहा है। कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन, तो ये 5 मेंबर रिंग बन गया है। इस 5 मेंबर रिंग में नंबरिंग के अकॉर्डिंग 5th कार्बन पे एक CH3 लगा रहेगा, और ये यहां पे OH ग्रुप जो है, ये इस क्वेश्चन का जो है आंसर होना चाहिए। आप देखिए अपनी स्क्रीन पे कि ये किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में आपको नजर आ रहा है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड X ऑन ट्रीटमेंट विद Br2 and NaOH प्रोवाइडेड C3H9N which gives positive कार्बिल टेस्ट, कंपाउंड X इज, देखिए ये कंपाउंड X है, इसको Br2 और NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो Br2 और NaOH के साथ जो रिएक्शन होती है वो या तो ब्रोमोफॉर्म फॉर्मेशन टाइप की रिएक्शन हो सकती है, या हॉफमैन ब्रोमोमाइड टाइप की रिएक्शन हो सकती है। इसके अलावा जो है Br2 के साथ और कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे जो हॉफमैन ब्रोमोमाइड टाइप की रिएक्शन हमें नजर आ रही है, ब्रोमोफॉर्म टाइप भी आप रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन ब्रोमोफॉर्म टाइप की रिएक्शन अगर आप सोचेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एक अमीन नहीं होगा। C3H9N को देखेंगे तो ये कि अमीन है, तो यहाँ पे हमें हॉफमैन ब्रोमोमाइड टाइप से सोचना चाहिए। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड जो है एक ही ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, और वो है ऑप्शन नंबर 1। हॉफमैन ब्रोमोमाइड एक ही प्रोडक्ट में हो रहा है, एक ही कंपाउंड में हो रहा है, और वो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है, ठीक है। और फिर इसका जब आप हॉफमैन ब्रोमोमाइड कराएंगे तो N प्रोपाइल अमीन बन जाएगा, ठीक है। N प्रोपाइल अमीन एक प्राइमरी अमीन है, एंड प्राइमरी अमीन गिव्स कार्बिल अमीन टेस्ट पॉजिटिवली। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट चॉइस हो गई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इसी पेज पे दिया हुआ है, द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 2 इज एस्टर टेस्ट, कार्बिल अमीन टेस्ट, थैलिन डाई टेस्ट। ये यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स गिवन है, और इन अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को देख करके हमें बताना है कि किस अमीनो एसिड के अंदर कौन सा टेस्ट जो है वो फिजिबल होगा। एस्टर टेस्ट जो है वो हम देखिए, अब यहाँ पे ये जो आपको टेस्ट परफॉर्म करने हैं वो जो एक साइड चेन है, साइड चेन के अंदर जो वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स है उनकी बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बाकी जो फंक्शनल ग्रुप अगर आप देखेंगे अमीनो एसिड्स के अंदर तो वो तो कॉमन ही होते हैं। तो साइड चेन का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं, तो अमीनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा हमारा, ये RCH NH3 प्लस COO माइनस, तो ये अमीनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब जो वेरियस टाइप के अमीनो एसिड्स है उसमें एक जो TRY मतलब टायरोसिन टाइप हो गया, तो इनके स्ट्रक्चर्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फिर आप चेक करिएगा कि किसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप जो है साइड चेन के अंदर हमें मिलेगा। टायरोसिन जो होता है वो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप जो है लगा रहेगा, R जो होगा हमारे पास में CH2 के थ्रू रहेगा, ये R ग्रुप होगा टायरोसिन के अंदर। तो मैं यहां पे इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये टायरोसिन हो गया। टायरोसिन के बाद में हमारे पास में जो है एस्पार्टिक एसिड है, ASP इज एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड के अंदर ये जो साइड चेन है वो एक एसिटेट ग्रुप हो जाएगा। एसिटिक एसिड का एक H निकाल दीजिए मिथाइल ग्रुप से, और फिर इसको अगर हम प्लेस कर देंगे, जो सक्सिनिक एसिड होता है अल्फा अमीनो सक्सिनिक एसिड बेसिकली एस्पार्टिक एसिड है। इसके बाद में जो हमारा सेरीन है, सेरीन के अंदर तो बेसिकली जैसे पहले भी बताया था कि एक कार्बिनॉल साइड चेन होती है। तो सेरीन के अंदर कार्बिनॉल साइड चेन का स्ट्रक्चर OH CH2 CH NH3 प्लस एंड COO माइनस।
और लास्ट में जो है लाइसीन, इसमें एक अमीन साइड चेन है, यू नो वेरी वेल। लाइसीन के अंदर जो है हमारा अमीन साइड चेन है, 4 कार्बन की चेन होती है और फिर अमीनो ग्रुप अटैच्ड रहता है। तो ये CH2 CH NH3 प्लस NCOO माइनस। तो अब ये जो साइड चेन है, इन साइड चेन के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कौन सा केमिकल टेस्ट हमें परफॉर्म करना चाहिए। तो यहां पे जो है हमारे पास में एक ये फिनोलिक OH ग्रुप नजर आ रहा है, फिनोलिक कंपाउंड है ये। तो फिनोलिक OH ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए हम न्यूट्रल FeCl3 जो है यूज करते हैं, न्यूट्रल FeCl3। यहां पे जो हमारे पास में एडिशनल फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए हम एस्टर टेस्ट यूज कर सकते हैं, एस्टर टेस्ट यूज कर सकते हैं। यहां पे जो है वो एक एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, इस एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के लिए भी हम एस्टर टेस्ट यूज कर सकते हैं, दोनों ही टाइप का। यहां पे एक ये साइड चेन के अंदर अमीन फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम कार्बिल अमीन टेस्ट यूज कर सकते हैं, कार्बिल अमीन टेस्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एस्टर टेस्ट गिवन है, कार्बिल अमीन टेस्ट गिवन है और थैलिन डाई टेस्ट भी गिवन है, थैलिन डाई टेस्ट। अब ये थैलिन डाई टेस्ट जो है वो हमारे पास में देखिए हमने जो किया है कि एस्टर टेस्ट हमें मिल गया है, हमें कार्बिल अमीन टेस्ट मिल गया है। यहाँ पे हमने जो है ये एक न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का जो है देखा है। तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड को अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रल FeCl3 यहाँ पे ऑप्शन में कहीं गिवन नहीं है, तो हमें कोई अल्टरनेट सोचना होगा। तो थैलिन डाई टेस्ट जो है बेसिकली वही वाला टेस्ट है जो आप फिनॉल को ये थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फिनोप्थलीन बन जाता है। तो उसी टाइप का कंपाउंड, मतलब कोई भी फिनोलिक कंपाउंड जो होगा वो थैलिन डाई टेस्ट जो है वो शो करेगा। तो फिनोलिक कंपाउंड थैलिन डाई टेस्ट शो करेंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रल FeCl3 को छोड़ करके हम एक अल्टरनेट लिख सकते हैं, फिनोलिक कंपाउंड जो है वो थैलिन डाई टेस्ट शो करते हैं, थैलिन डाई टेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ डाई। ये जो थैलिक एनहाइड्राइड है, थैलिक एनहाइड्राइड का जो फॉर्मेशन है दैट इज थैलिक एनहाइड्राइड एंड इट्स कंपाउंड्स हैविंग स्ट्रक्चर लाइक थैलिक एनहाइड्राइड आर कॉल्ड एज थैलिन डाइज। तो ये एक थैलिन डाई टेस्ट है। तो एस्टर टेस्ट हम यूज करेंगे एस्पार्टिक एसिड एंड सेरीन के लिए, एस्पार्टिक एसिड एंड सेरीन के लिए। तो ये हमारे पास में A के अंदर जो है वो Q हो सकता है या R हो सकता है, A के अंदर Q और R दोनों ही हो सकते हैं। B जो है डेफिनेटली S के लिए ही होगा, B के अंदर और कोई ऑप्शन नहीं है। कार्बिल अमीन टेस्ट ओनली फॉर लाइसिन होगा। तो देखिए हमें A को हमने R और Q ऑप्शन है हमारे पास में, लेकिन B के लिए सिर्फ S ही है, ठीक है। और C के लिए जो है थैलिन टेस्ट है और कुछ नहीं है। तो थैलिन टेस्ट ही हम यूज कर सकते हैं। तो थैलिन टेस्ट जो है टायरोसिन के लिए ही होगा। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पे कि कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है आपको मिल रहा है इस क्वेश्चंस के लिए। तो ये फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन है, यहाँ पे जो साइड चेन है अमीनो एसिड्स के अंदर उसका फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है हमें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ इनको हम रिएक्ट करा रहे हैं और एक प्रेसिपिटेट आना चाहिए। तो किसी से भी अगर ब्रोमीन इजीली बाहर निकल जाएगा तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इजीली ब्रोमीन किससे रिमूव किया जा सकता है। तो ब्रोमीन जब आप निकालेंगे तो ब्रोमाइड आयन की तरह रिलीज होगा और एक कार्बोकेटाइनिक टाइप की स्पीसीज प्रोड्यूस हो जाएगी। कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस किया जा सकता है प्रोवाइडेड वो स्टेबल कार्बोकेटाइन हो, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन इजीली प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो हमें इनके स्ट्रक्चर्स को देख करके ब्रोमीन रिमूव कर लेना है और देख लेना है फिर कहां से एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है। तो आप चेक करिए, मैं तब तक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं इनके। तो ऑप्शन नंबर 1 में जो कंपाउंड गिवन है ब्रोमोबेंजीन गिवन है। ब्रोमोबेंजीन से अगर हम Br- बाहर निकाल देते हैं सो दैट सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके ये सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये एक विनाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, विनाइलिक कार्बोकेटाइन। और विनाइलिक कार्बोकेटाइन जो है वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये Br
अगर ब्रोमाइड आयन की तरह बाहर आ जाता है तो यहाँ पे भी विनाइलिक कार्बोकेटाइन ही प्रोड्यूस होगा, बट इस विनाइलिक कार्बोकेटाइन में एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा। तो ये भी विनाइलिक कार्बोकेटाइन ही है, लेकिन इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये सिंपल सा जो है साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड है। साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड से अगर हम ब्रोमाइड आयन रिमूव कर लेते हैं तो एक ये 2 डिग्री एल्काइल कार्बोकेटाइन है, और एल्काइल कार्बोकेटाइन जो है वो विनाइलिक कार्बोकेटाइन से तो मोर स्टेबल होते हैं। और ये हमारे पास में एक 7 मेंबर रिंग है, ट्रोपाइलियम ब्रोमाइड है। ये ट्रोपाइलियम ब्रोमाइड से अगर हम ब्रोमाइड आयन रिमूव कर देते हैं तो एक वेल नॉन हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन ट्रोपाइलियम केटाइन प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे अमोनियम आयन एग्जिस्ट करता है उसी टाइप से ये ट्रोपाइलियम केटाइन जो है एग्जिस्ट करता है। ये एरोमेटिक है तो इसलिए इजीली प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें साइक्लिक कंपाउंड्स गिवन है तो आप ये चेक करिए कि क्या किसी भी तरीके से ये एरोमेटिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एरोमेटिक अगर हो रहा है तो आसानी से जो है वो एरोमेटिक हो जाएगा। सो दिस कंपाउंड readily produce precipitate when treated with silver nitrate solution। नेक्स्ट देखिए इसी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, होमोपॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड से जो होमोपॉलीमर बनेगा वो कौन सा होगा। तो होमोपॉलीमर का मतलब हो गया कि आइडेंटिकल ग्रुप्स जो है वो कंबाइन करेंगे और कंडेंसेशन पॉलीमर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड को ये हमारे पास में 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। अब इसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन अगर हम करेंगे होमोपॉलीमर, तो इसी के n मोल्स ले लेंगे तो ये एक पॉलीएस्टर टाइप का बनेगा। यहां से H बार चला जाएगा, यहां से OH बार चला जाएगा, तो जो रिपीटिंग यूनिट आएगा वो OH CH2 होल थ्राइस C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ये हमारा होमोपॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट होगा। तो देखिए अपने ऑप्शंस को और चेक करिए कि ये रिपीटिंग यूनिट कहां बना हुआ है। इस O के और CO के इधर या उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था कि ये पॉलीएस्टर बनेगा, इसको जब आप रिपीट करते रहोगे तो यहाँ पे ये एक एस्टर ग्रुप हमें नजर आएगा। तो ये आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following compounds react with ethyl magnesium bromide and also decolorize bromine water solution? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करना चाहिए और ब्रोमीन वाटर को भी डिकलराइज करना चाहिए। तो ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करने के लिए तो एक तो जो है डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, या कोई फिनोलिक कंपाउंड होना चाहिए, या कोई एनिलीन टाइप का कंपाउंड होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या वेरियस सिचुएशंस हो सकती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ कर रहा हूं, फिर एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे एक साइनाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, और ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड O है एंड OCH3। नेक्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे OCH3 है और CH डबल बॉन्ड CH2 है और ये एरोमेटिक रिंग हो गया। इस ऑप्शन में ये फिनोलिक OH लगा हुआ है और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ये वेरियस केसेस हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि एक ऐसा कंपाउंड फाइंड आउट करना है जो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा और ब्रोमीन वाटर को भी डिकलराइज करेगा। सो रिएक्ट्स विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 CH2 MgBr हो गया एंड Br2
वाटर को डीकलराइज करना चाहिए। तो Br2 वाटर डीकलराइजेशन को अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से कंपाउंड जो है ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर सकते हैं, जिसमें भी एक डबल बॉन्ड साइड चेन है वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा। तो ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा, ये भी ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा। और यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट बेंजीन रिंग नहीं बना हुआ है, तो ये बेंजीन रिंग नहीं बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये एल्कीन टाइप से बिहेव कर रहा है। तो ये तीनों कंपाउंड जो है ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करने वाला 1 है, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करने वाला 2 है, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करने वाला 3 है। अब हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कौन सा रिएक्ट करेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने के लिए कोई एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एसिडिक हाइड्रोजन एटम है, तो इसलिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे एक ये साइनो फंक्शनल ग्रुप है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साइनो के साथ रिएक्ट करता है तो कीटोन्स बन जाते हैं। ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ भी रिएक्ट करके ये कीटोन और टर्शरी अल्कोहल टाइप के बन जाएंगे। यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे अगेन साइनो है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और ये जो हमारे पास में है वो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ पे आपको ब्रोमीन वाटर के साथ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीटोन्स ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं आइदर इन एल्कलाइन मीडियम और इन एसिडिक मीडियम। हेलोफॉर्म टाइप की रिएक्शन होती है, तो वहां पे वो ब्रोमीन जो है डीकलराइज ही हो जाएगा, लेकिन वो एल्कलाइन मीडियम और एसिडिक मीडियम होना चाहिए, तभी कीटोन का अल्फा ब्रोमिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल ब्रोमीन वाटर दिया हुआ है, कोई एसिडिक मीडियम वगैरह नहीं है। तो एक ऐसा कंपाउंड ढूंढना हमें जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन होनी चाहिए और ब्रोमीन वाटर के साथ भी रिएक्शन होनी चाहिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने वाला 1 है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने वाला 3 है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने वाला 4 है। तो दोनों के साथ रिएक्ट करने वाले को अगर हम देखेंगे तो वो 1 नजर आ रहा है हमें और वो 3 नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के दो ऑप्शंस जो है वो करेक्ट थे, 1 भी करेक्ट था, 3 करेक्ट था, क्योंकि यहाँ पे ये मेरे हिसाब से एक बेंजीन रिंग बनाना चाह रहे थे ये, तो वो प्रिंटिंग एरर हो गया, बिकॉज ऑफ दैट ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर आ गया। तो इसका 1 भी करेक्ट है और 3 भी करेक्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ पे एक कंपाउंड गिवन है, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो इसके अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई देंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, एक नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है और एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, और एक्सेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ऑलमोस्ट सारे रिड्यूसेबल फंक्शनल ग्रुप्स को ये रिड्यूस कर देता है। सिर्फ जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसका रिडक्शन ये नहीं कर पाता है, बाकी सभी का रिडक्शन जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कांटेक्ट में आने से हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा कुछ नहीं करना है आपको, जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रो जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को देखोगे तो इन्होंने सिर्फ कीटोन को रिड्यूस कर दिया, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ऑप्शन 2 को अगर देखेंगे तो अल्कोहल जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल में चला गया, NO2 अमीन में चला गया है, और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जो सेकेंडरी अल्कोहल में आ गया, लेकिन साथ में डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर दिया है, तो ऑप्शन 2 भी नहीं होगा हमारा। ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे तो इसमें नाइट्रो का रिडक्शन नहीं हुआ, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का प्राइमरी अल्कोहल में रिडक्शन हो चुका है, NO2 का रिडक्शन NO2 का रिडक्शन अमीन में हो गया है, और कीटोन का जो रिडक्शन है वो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर हो गया। तो ये इस टाइप से अगर देखेंगे तो हमारे पास में इस 11 जनवरी इवनिंग शिफ्ट के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है उनका हमने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपने पसंद आया तो आप लाइक करिए, VMC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए। जो नेक्स्ट आपका JEE मेंस का जो एग्जाम हो रहा है अप्रैल के अंदर NTA फेज 2, उसमें आप अपना स्कोर ऑप्टिमाइज किए, 250 मार्क्स लेके आइए, 99 परसेंटाइल स्कोर करिए। Thank you very much for watching this channel.